हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो, जो लास्ट क्लास थी ना वो शुरुआत की 5 मिनट में कट गई थी। तो कई सारे बच्चों ने होमवर्क किया। किस किस ने किया? अजय ने किया, नीरज ने किया, कोमल ने किया, रेनू ने किया, किरण ने किया और रीना ने भी किया। इन 6 बच्चों ने होमवर्क किया। बहुत अच्छे, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि सर 4 वर्ब्स थी। कौन कौन सी थी? लेट, बिड, हेल्प, मेक, ये वो वर्ब्स थी जिनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव आता है। फिर अजय ने एक बात और सिखाई हम सबको कि जी सी भी होती है, वॉच भी होती है और एक फील भी होती है। अब जब आप बच्चों ने इतना काम किया तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं भाई इसके बारे में। एक फील भी होती है और एक मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ, वुड रैदर के बाद भी वर्ब आएगी तो वो बेयर इन्फिनेटिव आती है। ठीक है, वुड रैदर या फिर रेदर देन के बाद वर्ब आती है तब भी बेयर इन्फिनेटिव में आती है। बट जब बट का काम हो एक्सेप्ट की तरह, जब बट सेंस दे एक्सेप्ट की तरह, तब भी इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? बेयर इन्फिनेटिव आएगी। और एक चीज़ और थी, देन के बाद में जब वर्ब आती है तब भी बेयर इन्फिनेटिव में आती है। अब आप 2 एग्जाम्पल देख के बात को समझने की कोशिश करो। देखो क्या कहता है, ही डिड नथिंग बट टू क्राई। अब ये सेंटेंस दे दिया, एग्जाम में एरर बनता है। अब वो कहता है ही डिड नथिंग बट टू क्राई, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय किस चीज़ के? सिवाय रोने के। तो तुम एक बात समझो भाई, बट ने यहाँ पर एक्सेप्ट का काम कर दिया है ना। जब भी ऐसा काम कर दिया तो फिर यहाँ पर क्राई वर्ब सिंपल आएगी, टू की आवश्यकता नहीं है। सेंटेंस अकेला क्या बनता? ही डिड नथिंग बट क्राई। अब मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। बात क्लियर है? अगर यूं भी नहीं समझते तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी समझ सकता था, भाई डू डज डिड के बाद वर्ब आ रही थी तो नेचुरल फॉर्म में लगाता। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाने की कोशिश क्या करता हूं। एक सेकंड, हाँ मैं यहाँ लिखता हूँ महाराणा प्रताप पूरा बड़ा नहीं लिख पा रहा इसलिए इतना लिखा है। महाराणा प्रताप वुड डाई देन टू बैग। भाई महाराणा प्रताप जो है मरना पसंद करते थे बजाय कि मांगने के। ऐसा था ना भाई, राज्य वगैरह छिन गया, जंग हुई, हार गए, तब भी वो जंगलों में चले गए, उन्होंने किसी से सहायता नहीं मांगी। तो भाई वो मरना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं बजाय किसी से मांगने के। अब यहाँ पर भी एग्जामिनर क्या गड़बड़ कर देता है जी? क्या गड़बड़ कर देता था भाई? टू क्यों लगा दिया? देन आ गया ना। यहाँ यूं सोच लेते, एक वुड के बाद वुड मोडाल था, इसके बाद वर्ब आ गई नेचुरल फॉर्म में। अब देन से कंपेयर किया तो फिर V1 ही यहाँ पर लगानी थी, टू लगाने की आवश्यकता नहीं थी। बात क्लियर है क्या? एक और एग्जाम्पल से समझ लो। He would rather shout than रिक्वेस्ट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। वो क्या करेगा? वो यहाँ पर टू लगा कर दे देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई वुड रैदर के बाद एक मोडाल होता है, इसके बाद में वर्ब आ गई शाउट, V1 आ गई। अब देन आया तो अब भी वर्ब क्या आएगी? V1 आएगी, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों पता लगी? ये सारी चीज़ें पता लगी क्योंकि 5 बच्चे, किरण, अजय, नीरज, रीना, रेनू और एक और था बच्चा कोमल, इन बच्चों ने क्या किया था भाई? आपका होमवर्क किया था। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं आज की शीट को, एक बार जल्दी से देखते हैं। देखो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सी शीट थी आज तो। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड ए जॉब आफ्टर फ्रॉम ही रिसीव्ड ए जॉब ऑफर फ्रॉम ए रेप्यूटेड अमेरिकन फर्म। तो भाई एक बात बताओ, हैविंग इसने लगा दिया, हैविंग क्या है? V1 प्लस ING है और V1 प्लस ING के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो फिर ये तो एक पार्टिसिपल का क्या बन गया जी? पार्टिसिपल का फ्रेज बन गया, है ना भाई? पार्टिसिपल का फ्रेज बन गया। अगर ऐसा होता तो इसको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता ना भाई।
आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज, ग्रेजुएट भी कौन हुआ है, ही हुआ है, और हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री भी ही के पास है, लेकिन ये जोड़ने के लिए कुछ नहीं लगा रहा था, तो या तो यहाँ पर एंड लगाता, क्या करता, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज एंड हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड, अब करेक्ट हो जाता। या फिर और अच्छा यूज़ क्या था भाई, सिंपल चीज़ तो यही कहती थी कि ग्रेजुएट हुआ कॉलेज से, कैसे ग्रेजुएट हुआ, इंजीनियरिंग की एक डिग्री लेकर वो बंदा ग्रेजुएट हुआ, तो हैविंग को काट के यहाँ क्या लगाते जी, विद लगाते। बात क्लियर। अब जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो। इन ऑर्डर फॉर द स्कीम टू बी सक्सेसफुल वी रिक्वायर एज मच एज 20 इन्वेस्टर्स। तो मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टर्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? काउंटेबल नाउन है, आप गिन सकते हो। जब आप गिन सकते हो, जब काउंटेबल नाउन है, तो फिर मच क्यों क्या लगाओगे, मैनी। सब बच्चों को पता है मैनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। मैनी काउंटेबल के साथ आता है और जो मच है वो अनकाउंटेबल के साथ। तो यहाँ क्या आना चाहिए था भाई, यहाँ आना चाहिए था मैनी। बात क्लियर। अब पढ़ो। द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ प्लान्स टू हायर 30,000 एजेंट्स एट ए टाइम व्हेन मोस्ट कंपनीज आर कटिंग जॉब। तो भाई कुछ बच्चों को शायद डाउट आया, हैज़ प्लान्स की बजाय यहाँ पर प्लान्ड बना देते, हैज़ प्लान टू हायर, तो भी सही होता। वहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब होती, प्लान मेन वर्ब होता। अब यहाँ पर हैज़ क्या कर रहा है, एक पोजेशन दिखा रहा है भाई, हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब है, एक पोजेशन अपनी दिखा रहा है, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी के पास क्या है जी, प्लान्स है, किस चीज़ के लिए, टू हायर करने के लिए 30,000 एजेंट्स एट ए टाइम। जब मैनी कंपनीज, देखो मोस्ट कंपनीज नहीं भाई, कंपनीज लगा रहे हो, या तो आप क्या लगाते, मोस्ट को करेक्ट करने के लिए लगाते भाई मोस्ट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां ऐसा कर रही है, या फिर इस मोस्ट को हटा के क्या कर देते, मैनी कर देते, व्हेन मैनी कंपनीज आर कटिंग जॉब्स। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, होमवर्क के लिए, मैं एक बार ये आपको बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, चाहें गलत करना चाहें सही करना। आप सब बच्चे मुझे बताओ, एक सेंटेंस के अंदर कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब बता देना और मिनिमम नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब बता देना, विद एग्जांपल से बता देना, ठीक है। एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है और मिनिमम कितनी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, इस बात का एक जवाब देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, अगर कोई बच्चा जवाब देगा तो नहीं करेंगे भाई। देखो अब आप 24 को पढ़ो। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन ही टॉट मी वाज टू सेव एटलीस्ट 30% ऑफ माई ग्रॉस इनकम। तो एक बात समझ में आ गई, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, कईयों में से ही तो एक चूज करेगा, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन नहीं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन। भाई कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन उसने मुझे पढ़ाए, जिनमें से एक ये था। अब आप पढ़ो अगला। ड्यू टू द फिनेंशियल क्राइसिस द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन हैज़ राइजन शार्पली ओवर द पास्ट फ्यू मंथ। तो मैं एक बात बता देता हूँ, ड्यू टू से स्टार्टिंग नहीं करता, स्टार्टिंग अगर करता है तो उसे स्टार्टिंग करनी पड़ती है ओइंग टू से। किससे, ओइंग टू से। ओइंग टू का मीनिंग क्या होता है जी, ओइंग टू का मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि ऐसा हुआ। लेकिन जो ड्यू टू होता है ना, वो तो एक रीजन बताता है, कॉज्ड बाय। वो क्या बताएगा भाई, पहले कोई चीज हुई, फिर बताएगा बीच में ड्यू टू और फिर ऐसा हुआ, ठीक है। इस तरीके से इसका ड्यू टू का यूज किया जाता है। बात क्लियर है क्या? अब जैसे मैं बोलता हूं आपसे, ही मिसबिहेव्ड विद प्रिंसिपल ड्यू टू विच ही वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम दी कॉलेज। यानी यहाँ एक ने कारण बता दिया, और बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग करनी हो, कारण बताना हो, तो फिर क्या लगाएगा जी, ओइंग टू लगाएगा। इसीलिए यहाँ पर ड्यू टू की बजाय क्या लगाना चाहिए था, स्टार्टिंग कर रहा था, ओइंग टू लगाता। आगे पढ़ो जल्दी से। द ग्रामीण बैंक वाज सेटअप टू लैंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फॉर दी पुअर। तो फॉर दी पुअर नहीं, वो पैसा किसको मिल रहा है, पुअर को मिल रहा है। प्राप्तकर्ता कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, पुअर है। प्रपोजिशन कह रहा है, फॉर की बजाय टू लगाता। ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो ही इज गिवन नहीं, ही हैज़ गिवन मी, उसने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए पढ़ने के लिए जो मुझे कल प्रेजेंट करने थे। तो ही इज नहीं, ही हैज़ गिवन मी, ठीक है भाई, ही हैज़ गिवन मी। इज गिवन मी से तो गड़बड़ कर रहा था ना, इज एम आर के बाद वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म लगा रहा था तो पैसिव वॉइस दिखा रहा था। पैसिव वॉइस की क्या आवश्यकता थी, जब ही खुद ही इस गिव वर्ब का डूअर था, तो पैसिव वॉइस नहीं चाहिए था। जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो। मैनी ऑफ आवर स्टाफ हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे फॉर ट्रेनिंग last year. Many of our staff had the opportunity to go to Pune
इसके अंदर क्या गड़बड़ लग रही है भाई, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। मैनी ऑफ आवर स्टाफ हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो टू पुणे वाई फॉर ट्रेनिंग लास्ट ईयर, कोई भी गड़बड़ नहीं, नो एरर इसका आंसर था। ठीक है, 28 को पढ़ो जल्दी से, 28 हो गया। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। इवन दोज विच हैव नहीं, इवन दोज हु हैव बताओगे ना, विच तो चूज करता है, विच तो चूज करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करते थे ना, दिए गए में से चूज करता था, लेकिन जब इंट्रोडक्शन करवा रहा था तो इसे क्या लगा देना था, हु लगा देना था। इवन दोज वो लोग भी हु हैव जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। आगे क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड एंड ब्रिजेस। तो मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द फंड्स, मोस्ट ऑफ द फंड, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ पर इज क्यों लगा रहा है, क्या लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, नो एरर। बात क्लियर है। अब जल्दी से 31 को पढ़ो। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेचर एज होल्डर ऑफ ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर द प्लैनेट लीड्स टू द कंक्लूजन दैट डैश बाय द नेचर फंक्शन दे हैव टू कंप्लाई। थोड़ी सी क्या सेंस पता लगी भाई, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेचर, जो नेचर है ना, पर्यावरण है, वो होल्डर है यानी वो मालिक है यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ का। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ मतलब जो भाई सारे यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि फॉरेस्ट है, जैसे कि नदियां हैं, पहाड़ है, और वो कैसी प्रॉपर्टी है जो कि वाइटल इंपॉर्टेंस है, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किसके लिए, प्लैनेट्स के लिए। ये बात इस कंक्लूजन पर हमें ले आती है, लीड्स टू दी कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पर हमें ले आती है दैट, आगे कुछ डैश है, बाय नेचुरल फंक्शन दे हैव टू कंप्लाई विद, उन्हें वो बात माननी पड़ेगी। अब नहीं पता दे किसके लिए लगा रहा है, आगे ऑप्शंस में देख लेंगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो, ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही बात है भाई, इंसानों का अधिकार किसके ऊपर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी यहाँ ऑन प्रपोजिशन आनी चाहिए भाई दूसरे वाले में, ठीक है, यहाँ ऑफ नहीं आएगी, क्या आना चाहिए, ऑन आना चाहिए। आगे वाले में ह्यूमन राइट्स, एक सेकंड, ह्यूमन राइट्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नहीं, ह्यूमन राइट्स किस चीज़ के ऊपर, ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, यानी ये दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए, ये दो ऑप्शंस तो ऐसे ही कट गए। अब ढूंढो, ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर लिमिटिंग देयर यूज, आर लिमिटिंग देयर यूज की क्यों बात हो गई भाई, आर लिमिटिंग में तो आपने सीखा था इज एम आर वॉज वर के बाद अगर V1 + ING आती है तो उसकी वॉइस एक्टिव वॉइस हो जाती है, तो अभी सेंटेंस का सब्जेक्ट तो ह्यूमन राइट्स बन गया। ह्यूमन राइट्स खुद लिमिटिंग थोड़ी कर रहे हैं, ये तो ऐसी सेंस देगा कि इंसान के अधिकार लिमिटेड से हैं, तो यहाँ ऐसी सेंस नहीं जनरेट करवानी थी। अब आप पढ़ो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ह्यूमन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑन नेचुरल ऑब्जेक्ट इज अगेंस्ट बी फिटिंग देयर यूज, अगेंस्ट बी फिटिंग जैसी क्यों बात कर रहा है, जब फर्स्ट इतनी अप्रोप्रिएट चॉइस है कि ह्यूमन के जो राइट्स है ना प्रॉपर्टी के ऊपर, कौन सी प्रॉपर्टी, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या है, लिमिटेड है उनका यूज, यूँ नहीं है भाई पूरे ही जंगल काट दो, इस तरीके से कह रहे हैं कि इंसानों का अधिकार तो लिमिटेड सा है, ए इसका आंसर लगता। 32 पढ़ो, proper education enables young people to put their lives in order dash, it means putting first things first। ए प्रॉपर एजुकेशन इनेबल्स यंग पीपल, अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई की गई हो तो यंग पीपल इनेबल हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, पुट देयर लाइफ इन ऑर्डर, अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके में जमाने के लिए। इट मीन्स पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट का मतलब है भाई ज़िंदगी में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ है ना, आज लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, जॉब है, तो भाई पहले उस प्रायोरिटी को ले लो, उसके बाद इंजॉयमेंट है, फिर इसको, यानी फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो इसको फर्स्ट नंबर पर प्रायोरिटी लेके चलो। ऐसा सेंस हमें कौन देती है, एजुकेशन देती है। अब ऑप्शंस पढ़ो, विच चीज़ ए मीन्स टू नो, देखो विच चीज़ ए मीन्स नहीं, ए मीन आ जाता तब भी मैं सोचता भाई ए मीन भाई एक रास्ता, ए मीन्स से तो सेंस ही जनरेट नहीं हो पा रही थी। विच मीन्स विच मीन्स विच मीन्स, हाँ ये बन सकते थे, विच मीन्स, एक मिनट, विच मीन्स नोइंग विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, विच मीन्स नोइंग थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू अदर्स, विच मीन्स नोइंग थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स, विच मीन्स नोइंग विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग। बिल्कुल सही बात है भाई, इंसान को कोई चीज़ चाहिए तो वो जीवन में महत्वपूर्ण तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या खोजना है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है, विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। एजुकेशन हमें ये अधिकार दिलाती है, हमें ये बुद्धि देती है कि कौन सी चीज़ जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी चीज़ को आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। पुटिंग फर्स्ट थिंग, जो पहले नंबर पर चाहिए उसे फर्स्ट पे रखो। फिफ्थ इसका आंसर लगता।
क्या आंसर लगता है जी इसका? 5th आंसर लगता। 33 पढ़ो। People have asked questions about the origin and nature of the universe, but depending on their level of knowledge. कहता भाई लोगों ने ना क्वेश्चंस तो पूछे हैं, पीपल हैव आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे शुरुआत हुआ और उसका नेचर क्या है, बट डैश डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल ऑफ नॉलेज, लेकिन उनकी नॉलेज के हिसाब से डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है देख लो, द आंसर्स हैव बीन टू चेंज, आंसर्स हैव बीन टू चेंज, आंसर्स हैड केप्ट टू चेंज। भाई हैव की बात है, कोई सिंपल सी बात बता रहा है तो हैड की बात कर ही नहीं रहा, प्रेजेंट की ही वर्ब लगाएगा। बट चेंजिंग द आंसर्स केप्ट, कोई सेंस जनरेट नहीं कर पा रहा, बट द आंसर्स हैव केप्ट चेंजिंग, बट द आंसर्स विल कीप चेंजिंग। क्यों? प्रेजेंट की बात कर रहा है तो फ्यूचर की वर्ब क्यों लगाएगा? सीधी सी बात है। कहता है इंसान बार बार प्रकृति कैसे उत्पत्ति हुई, क्या क्या प्रकृति के अधिकार है, क्या क्या नेचर है, उस पर बहस करता रहता है, लेकिन आंसर बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है जी? उनकी अपनी नॉलेज, कि भाई उनको कितनी नॉलेज है, लेवल ऑफ नॉलेज पर आंसर बदलता रहता है। ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज द आंसर्स हैव केप्ट चेंजिंग, ऑन द लेवल ऑफ नॉलेज द आंसर हैव केप्ट चेंजिंग। 4th इसका आंसर बनता। जल्दी से 34 को पढ़ो। The benefits of the technology will be limited by the fact that any technology used in a business will give return. Benefits of the technology will be limited by the fact, किसी टेक्नोलॉजी से अगर आपको फ़ायदा प्राप्त करना है तो वो इसी बात पर निर्भर करता है कि भाई उस टेक्नोलॉजी को बिजनेस में, दैट एनी टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बिजनेस विल गिव रिटर्न्स, कि भाई वो टेक्नोलॉजी अगर बिजनेस में लगा दी तो वो रिटर्न आपको कब देगी। अब एक बात बताओ, ओनली व्हेन अप्लाइड टू इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट है तो फिर तो बेनिफिट होगा ही नहीं, अयोग्य लोग हैं तो फिर तो मुनाफा होना ही नहीं, हटा दो। ओनली व्हेन अप्लाइड टू एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, व्हेन कनेक्टेड टू ह्यूमैनिटी, ओनली व्हेन इट इज लेबरियस एंड इंट्रिकेट, व्हेन परस्यूड सेल्फलेसली। क्यों भाई? टेक्नोलॉजी से बेनिफिट कब मिलेगा? जब सही ढंग के लोगों के ऊपर उसका इस्तेमाल करवाओगे। ओनली व्हेन अप्लाइड टू एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, बी इसका आंसर बनता। जल्दी से आप, एक सेकंड, कोई छूट गया क्या? 35 को पढ़ो। वन ऑफ द सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएथिकल पॉलिटिक्स इज द डैश इन आवर लीडर्स एंड द सिस्टम्स। भाई सीरियस कॉन्सिक्वेंस, गंभीर परिणाम हो रहा है अनएथिकल पॉलिटिक्स का, जो राजनीति के गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं उनका एक गंभीर परिणाम हो रहा है। किस चीज़ के ऊपर? डैश इन आवर लीडर्स और सिस्टम के साथ कुछ हो रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ द पीपल, डोमिनेटिंग पावर ऑफ द पीपल, फ्लैगिंग फेथ ऑफ द पीपल, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेबिलिटी, एलिवेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन। सारे ऑप्शंस को पढ़ के एक ही बात पता लगी कि भाई गंभीर परिणाम निकल रहा है, जो राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। क्या गंभीर परिणाम निकल रहा है जी? फ्लैगिंग फेथ ऑफ द पीपल इन आवर लीडर्स एंड द सिस्टम, लोगों का विश्वास कमजोर हो रहा है नेताओं के ऊपर से और सिस्टम के ऊपर से, सरकार के ऊपर से। फ्लैगिंग फेथ, फ्लैगिंग का मीनिंग क्या होता है? फ्लैग एक वर्ब जब होती है नाउन की तरह तो इसका मीनिंग होता है झंडा, हमारे देश का फ्लैग, और वर्ब की तरह जब ये काम करती है तो इसका मीनिंग होता है मुरझा जाना, कमजोर हो जाना। तो भाई विश्वास कम हो रहा है, तो आप क्या लगाओगे? 3rd ऑप्शन लगाओगे। अब जल्दी से पढ़ो। शी इज ए गिफ्टेड स्टोरी टेलर, हर ऑडियंस हैंग्स ऑन एवरी वर्ड। भाई शी इज ए गिफ्टेड स्टोरी टेलर, हर ऑडियंस हैंग्स ऑन एवरी वर्ड। देखो इडियम क्या होती है जी? हैंग्स ऑन समवन एवरी वर्ड। भाई किसी के हर वर्ड पर हैंग करना, यहाँ समवन लगाना, और जब इडियम आएगी हैंग्स ऑन समवन एवरी वर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है? अब इसके अंदर ही तो कह रहा है एवरी वर्ड हैंग होता है, फांसी दे देना। एवरी वर्ड मतलब हर शब्द, इसको यूं याद करो, कहता है हर शब्द को ध्यान से सुनो वरना फांसी पर टांग देंगे। हैंग ऑन एवरी वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है? टू लिसन समथिंग वेरी केयरफुली, टू लिसन वेरी केयरफुली, बहुत केयरफुली किसी चीज़ को सुनना या फिर पढ़ना। तो लिसन केयरफुली विद कंप्लीट अटेंशन। बात क्लियर है क्या? पढ़ो। द फूड एट द मच हाइप्ड रेस्टोरेंट वॉज नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। अब देखो, नथिंग मच टू राइट होम अबाउट, कहता है भाई राइट होम अबाउट। मान लो कोई घर से दूर रहता है, शहर में उसे कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो। जनरली जब घर से दूर रहते हैं तो क्या होता है, कोई बुरी बात होती है तो हम छुपा लेते हैं, भाई मम्मी पापा को टेंशन हो जाएगी। कोई अच्छी चीज़ है तो मम्मी पापा को बताते हैं। अब यूँ समझो कोई बच्चा घर से बाहर रह रहा है और उस टाइम पे फ़ोन थे नहीं, कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो वो क्या करता है जी? राइट होम, अपने घर पर चिट्ठी लिखता है और बताता है जब कोई भी गुड चीज़ होती है। यहाँ कह रहे हैं नथिंग, भाई नथिंग गुड, कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी जिसे घर पर लिखकर बताया जा सके। यानी सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्डिनरी सी ही तो है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है।
कैसी है जी, ऑर्डिनरी सी है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो अब पढ़ो कि भाई रेस्टोरेंट के अंदर जो फूड था ना, कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव, कोई ज़्यादा खास नहीं था, बस ठीक ठाक सा था। तो क्या आएगा, नॉट पर्टिकुलरली गुड, बिल्कुल यही तो आंसर था कि जो खाना था वो ज़्यादा अच्छा था ही नहीं। लिंक करके याद करो, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया है, एक्सट्रीमली ओवर प्राइस्ड, वेरी बैड टू टेस्ट, नॉट वर्थ ए सेकेंड विजिट टू द रेस्टोरेंट, नहीं, यही इसका आंसर बनता है कि ज़्यादा ढंग का अच्छा नहीं था। आगे कहता है योर वर्क इज मच टू शोडी टू पास मस्टर। टू पास मस्टर का क्या मीनिंग होता है, टू पास मस्टर का मीनिंग क्या होता है, इसको याद रखो। पास कब होता है कोई इंसान, जब वो स्टैंडर्ड्स कर देगा। भाई 100 में से 40 नंबर आ गए तो आप एग्जाम में पास हो गए, यानी आपने किसी स्टैंडर्ड को क्या कर दिया जी, क्वालिफाई कर दिया। तो टू पास मस्टर का मीनिंग क्या होता है, टू मीट द स्टैंडर्ड्स, टू मीट द स्टैंडर्ड्स या फिर टू मीट द एक्सपेक्टेशन, सोच के मुताबिक होना या जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा होना। अब कहता है कि तुम्हारा काम तो बहुत ज़्यादा खराब है, टू पास मस्टर भी नहीं हो पाएगा। टू शोडी टू और टू एक नेगेटिव पेयर बनाता है, नेगेटिव सेंस देता है। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सोल्व्ड, भाई इतना मुश्किल है कि इसे तो सोल्व किया जा ही नहीं सकता, एक नेगेटिव सेंस देता है टू और टू। तो क्या कहता है भाई, तेरा काम जो है पास मास्टर नहीं कर पाएगा, यानी स्टैंडर्ड्स के जैसा नहीं है। टू बी एबल टू बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, टू मेजर अप, एक सेकेंड, टू मेजर अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। हाँ, टू पास मास्टर का मतलब टू मेजर अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। देखो टू पास मास्टर नेगेटिव सेंस नहीं देता, टू पास मास्टर तो पॉजिटिव सेंस देता है, लेकिन जब इसके सामने टू लगा है ना तब नेगेटिव सेंस आती है। और इसने तो मीनिंग सिर्फ इसका पूछा है, टू पास मास्टर का मीनिंग इसने पूछा है सिर्फ, इसका मीनिंग क्या होगा, टू मेजर अप टू दी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। अब जल्दी से पढ़ो, ये तो बहुत आसान है। टू फेदर हिज ओन नेस्ट, ये तो हमने कितनी ही बार पढ़ लिया। रवि यूज द मनी ही कलेक्टेड ऑन चैरिटी ड्राइव टू फेदर हिज ओन नेस्ट। फेदर हिज ओन नेस्ट का मतलब भाई अपने घोंसले में तिनका लगाना, यानी आप किसी चीज़ का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। टू फंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, टू बिल्ड नेस्टिंग बॉक्सिंग फॉर एंडेंजर्ड बर्ड नहीं, फॉर हिज ओन सेल्फिश पर्पस, भाई अपनी खुदगर्जी के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। बात क्लियर। 40 पढ़ो। मेक गुड द लॉस, डेली डोज में भी आ चुकी। मेक गुड द लॉस, नुकसान हो गया, अब कह रहे हैं इसको गुड कर दे, जल्दी से अच्छा कर दे, मतलब कंपनसेट कर दे, जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कर दे। द स्टोर मैनेजर टोल्ड द क्लमसी कस्टमर दैट ही वुड हैव टू मेक गुड द लॉस। क्लमसी होता है बेहुदा, गंदा सा एकदम, ठीक है। स्टोर मैनेजर ने क्लमसी कस्टमर को क्या कहा कि भाई जो नुकसान किया है ना उसकी भरपाई कर दे जल्दी से। तो क्या अब लगेगा इसका, स्टॉप शॉपिंग एट दैट स्टोर, बी एस्कॉर्टेड फ्रॉम द स्टोर प्रीमिसेस, ना ऐसी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। कॉल इज लॉयर टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेस्टिट्यूशंस नहीं। देखो रेस्टिट्यूशन भी एक तरह से हर्जाना भरना होता है, लेकिन भाई रेस्टिट्यूशन का मीनिंग भी हर्जाना भरना होता है, लेकिन यहाँ कॉल इज लॉयर दे दिया, कॉल इज लॉयर जैसी कोई बात इस स्टेडियम ने नहीं की। इसका तो सिंपल सा मीनिंग बना कंपनसेट फॉर द लॉस, लॉस के लिए क्या करना जी, कंपनसेट करना। ये थी आज की शीट, बहुत ही ज़्यादा इजी शीट थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। होमवर्क में जो आप देना, मैक्सिमम हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर और मिनिमम हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट शीट में डिस्कस करेंगे। 6 बच्चों ने लास्ट क्लास में होमवर्क किया था, वेरी गुड, थैंक यू स्टूडेंट्स।